वेलकम टू ईचएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का। इसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें आएगा पहले फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें यूनिट नंबर 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 2 है क्लाइमेटोलॉजी, फिर है यूनिट 3 ओशनोग्राफी, देन बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। देन पेपर 1 का ही पार्ट 2 है, इसमें आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें फर्स्ट यूनिट है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड यूनिट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थर्ड यूनिट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, फोर्थ यूनिट है रीजनल प्लानिंग, फिफ्थ है मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर है पेपर 2। पेपर 2 में आ जाता है कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड एवरीथिंग। इसमें फर्स्ट यूनिट है फिजिकल सेटिंग, दूसरा है रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगी ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली कवर किए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासेस आपकी ईचएफ एकेडमी ऐप पे कंडक्ट करी जाएंगी, बाई वीकली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होंगी, एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब सॉल्व होंगे, ताकि बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन उसके बाद होगा टेस्ट सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं बाय विजिटिंग रजिस्ट्रेशन लिंक। सो इन टुडेज क्लास आई विल टीच यू अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ इंटीरियर, कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है, एंड अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, क्या कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सो दिस इज द अर्थ इंटीरियर, यू कैन सी हियर दिस इज अर्थ। अर्थ में जैसे जैसे हम अंदर जाते रहते हैं हमें डिफरेंट लेयर्स इसमें मिलते रहती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट भी आपका ओशानिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जो कॉन्टिनेंट है उसका जो क्रस्ट है उसके उसका कंपोजिशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है ओशानिक क्रस्ट से, एंड ऑल्सो उसकी जो हाइट है या जो डेप्थ है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ओशानिक क्रस्ट जो है 8 किलोमीटर के अप्रोक्स है एवरेज इसकी जो हाइट है, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इट इज अप्रोक्स 32 किलोमीटर। फिर आ जाता है मेंटल क्रस्ट, के नीचे पाया जाएगा मेंटल। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं अपर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर एंड देन लोअर मेंटल। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी पूरा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट इज आउटर कोर। जैसे जैसे हम और अंदर की तरफ जाते हैं अर्थ में, इसमें आउटर कोर है एंड देन इनर कोर। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सब एक दूसरे से केमिकली फिजिकली ये डिफरेंट है। तो दैट्स वाई इनका जो कैरेक्टर है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, मेंटल ये भी दिस इज सॉलिड, एंड मेंटल में ही आ जाता है एस्थेनोस्फेयर जो कि मॉल्टन स्टेज में है। जो आउटर कोर है ये लिक्विड है और जो इनर कोर है ये सॉलिड है। तो इनमें इतना डिफरेंसेस क्यों है और किस तरीके से ये लेयर्स कंपोज हुई हैं, तो ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। तो इसमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड अर्थ इंटीरियर, जिसमें है क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके साथ ही कुछ सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं एक लेयर से जब हम दूसरी लेयर में जाते हैं, तो कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है, उसे भी डिस्कस करेंगे। देन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अब अर्थ में क्या क्या, अर्थ का कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से वो बना हुआ है पूरा, उसके हमारे पास में इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें कैसे पता चला, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड। सो दिस इज अर्थ। सो फर्स्ट इज क्रस्ट, जो सबसे ऊपर की लेयर है अर्थ के इंटीरियर में, दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रस्ट ऊपर की लेयर है, ये है दिस इज क्रस्ट, जो कि एक छोटा सा पोर्शन बना रही है एज कम्पेयर टू मेंटल और कोर के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो इसका पोर्शन काफी छोटा है, ये 0.5 से 1% तक का अर्थ वॉल्यूम को कवर करता है, और अर्थ मास का लगभग 1% से भी कम अर्थ मास को ये कवर करता है, क्योंकि बहुत छोटी सी एरिया में ये प्रेजेंट है अर्थ का क्रस्ट। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी देखो, डेप्थ में जैसे जैसे हम जाएंगे डेंसिटी बढ़ते जाएगी। क्यों?
क्योंकि दिस इज अर्थ, अर्थ के अंदर की लेयर्स में हम जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, ऊपर जितना भी मास प्रेजेंट है, जितना भी मटेरियल है, वो नीचे प्रेशर क्रिएट करेगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये प्रेशराइज होने की वजह से डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाएंगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे। तो दैट्स वाई जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में अंदर की तरफ मूव करते हैं, डेंसिटी बढ़ते रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ के क्रस्ट में, दिस इज, ये डेंसिटी है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के स्टार्टिंग में। और नीचे जहाँ पे अर्थ क्रस्ट कम खत्म हो रहा है वहां पे कितना है, 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर और नीचे हम जा रहे हैं तो 4.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया डेंसिटी। फिर और नीचे हम पहुंच रहे हैं, कोर के नियर हम पहुंच रहे हैं, यहाँ पे 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देन 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, फिर 12.3, 13.3। अर्थ के कोर में एकदम अंदर अगर हम देखें तो 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी है। और अर्थ के क्रस्ट में ऊपर कितना है, 2.9। तो जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की तरफ जाते हैं, वहां पे डेंसिटी इंक्रीज होते रहती है। तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो जो हैवी मटेरियल है, अर्थ का जो कोर है वो बहुत डेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली फेरस मिलता है, निकल मिलता है, जिसकी जो ऑलरेडी काफी हैवी मटेरियल्स है, हैवी एलिमेंट है, उनकी वजह से भी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और ऊपर से जितना ये प्रेशर है, पूरा का पूरा मैटर ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, उसकी वजह से भी डेंसिटी इंक्रीज होते रहती है। सो डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। एवरेज डेंसिटी जो क्रस्ट की है दैट इज 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो अर्थ है, कंप्लीट अर्थ की अगर हम एवरेज डेंसिटी देखें तो वो है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस वेरी करता है इन द रेंज ऑफ 5 to 30 किलोमीटर। जो ओशानिक क्रस्ट है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम होगी। जैसे कि दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशन का क्रस्ट, ये वाला जो पोर्शन है। बिकॉज ओशन में क्या है, इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है ओशन, ओके। और इसके नीचे क्रस्ट की लेयर पाई जाती है। तो वो क्रस्ट की लेयर क्या है, काफी पतली सी लेयर है, बिकॉज उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है वाटर, पानी है, ओशन का वाटर। लेकिन यहाँ पे जो लैंड वाला जो एरिया है हमारा, वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो वो पूरा क्रस्ट में ही आता है, दैट इज द क्रस्ट। इसीलिए जो क्रस्ट की थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स में काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशंस। तो ओशन का जो क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है 5 to 30 किलोमीटर का एवरेज है। जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है 50 to 70 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, दिस इज एवरेज। ये और भी ज्यादा हो सकती है, जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे क्रस्ट और ज्यादा थिक होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी थिकर देन 70 किलोमीटर। मेजर माउंटेन सिस्टम जैसे कि हिमालयास के जो मेजर माउंटेन्स हैं, वहां पे क्रस्ट क्या है, वो जो पूरा माउंटेन सिस्टम है वो क्रस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। और वो ऊपर से नीचे तक डेप्थ में पूरा क्रस्ट पाया जा रहा है वहां पे। तो वो 70 to 100 किलोमीटर थिकनेस हो सकती है हिमालयन रीजन का जो क्रस्ट है उसका। तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। देखो इसमें आप देख सकते हो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, जबकि दिस इज, ये है ओशानिक क्रस्ट, इसकी जो थिकनेस है वो कम है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब टेम्परेचर अगर हम देखें, देखो टेम्परेचर भी इंक्रीज होते रहता है जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में अंदर की तरफ जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो क्रस्ट है इसमें टेम्परेचर ऊपर 0 to 400 डिग्री सेल्सियस ऊपर हम प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर लाइक 20-25 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट में अंदर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड देन नीचे आप मेंटल में जाते हो, मेंटल में आप देख सकते हो यहाँ पे 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस। एस्थेनोस्फेयर में भी आप देख सकते हो 800 to 1600 डिग्री सेल्सियस। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर का टेम्परेचर 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है इंक्रीज होते जा रहा है अंदर। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज है, क्रस्ट में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हर किलोमीटर पे 30 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज पाया जाता है इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट में हम जैसे जैसे 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाता है क्रस्ट में। आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट इज ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल। देखो अब अगर हम इसका कंपोजिशन देखें, किस तरीके के रॉक से क्रस्ट बना है। रॉक्स अलग अलग टाइप की होती है, जो कि आप रॉक चैप्टर्स में यू विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। मेनली 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्हीं रॉक्स से बना हुआ है हमारा पूरा अर्थ का इंटीरियर। तो ऊपर जो रॉक्स हैं
जो क्रस्ट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से हमारा क्रस्ट बना हुआ है। उसके नीचे, सेडिमेंट्री रॉक के नीचे आप देख सकते हो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स प्रेजेंट है, जिनका की नेचर भी एसिडिक होता है। तो कौन एसिडिक रॉक है, कौन एल्कलाइन है, ये सब रॉक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे। लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स इसमें पाई जाती हैं क्रस्ट में। अब जो क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है या फिर जो अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसका कुछ ओल्ड व्यू है जो कि अभी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि कॉन्टिनेंट्स जो बने हुए हैं वो लाइटर सिलिकेट्स के बने हुए हैं। जो ऊपर का पोर्शन है जो क्रस्ट का, उसे हम कहते थे सियाल। सियाल मतलब SI मीन्स की सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन से ये बने हुए हैं सिलिकेट्स हैं मेनली, जो मिनरल्स ऊपर पाए जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं किससे, सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। जबकि जो ओशन है वो हैवियर सिलिकेट से बने हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, जिसे हम कहते हैं सीमा। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जो कॉन्टिनेंट्स है उनका जो क्रस्ट है वो अलग मिनरल से बने हैं, और जो ओशंस का जो क्रस्ट है वो अलग मिनरल से बने हैं। ये अभी ये थ्योरी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। जो कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है वो बने हुए हैं कुछ लाइटर सिलिकेट्स के, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं मेनली, जो कि थोड़ा सा लाइट है एज कंपेयर टू बेसाल्ट। जो हमारे ओशन के जो रॉक्स है या जो ओशन जो बना हुआ है वो बेसाल्टिक मिनरल से बने हुए हैं, और जो कॉन्टिनेंट है वो ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं। ये सब आप डिटेल में रॉक चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट में इनका कंपोजिशन कैसा होता है। अभी हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्रस्ट का वो कैसा है। तो जो ओशनिक जो प्लेट है, तो जो ओशंस हैं वो बेसाल्ट से बने हैं मेनली, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं। तो दैट्स वाई इनका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो बेसाल्ट है दीज आर हैवी, दीज आर डेंस एज कंपेयर टू ग्रेनाइट रॉक्स। तो जो ओशानिक क्रस्ट है ये बने हैं किससे, बेसाल्ट, जो कि मेनली इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, उसके सिलिकेट्स है। ये जो आयरन है बिकॉज इट इज अ हैवी मेटल, ओके, सो दैट्स वाई जो बेसाल्ट है वो भी हैवी हो जाता है। इट इज डेंसर, बेसाल्ट इज डेंसर देन ग्रेनाइट रॉक्स। नाउ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ऊपर की जो लेयर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन 46.6%। उसके बाद फिर है सिलिकॉन 27.7%। देन पाया जाता है इसमें एल्यूमिनियम 8%, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.6%, फिर कुछ माइनर कंपोनेंट्स जैसे कि सोडियम है 2.8%, पोटेशियम है 2.6, मैग्नीशियम है 1.5। तो ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं। इन्हीं के सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, ये सब बनाते हैं जो अर्थ का क्रस्ट है उसको। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने बात करी कि सिलिकेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो सिलिकेट्स का क्या मतलब है, ये आप देख सकते हो कि सिलिका है 27%। तो बिकॉज सिलिका प्रेजेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, तो जितने भी मेटल्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो उनके साथ में रिएक्ट करेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के सिलिकेट बन जाएंगे, कैल्शियम है, कैल्शियम के सिलिकेट बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिलिकेट्स इसीलिए हमको मिलते हैं ज्यादा, बिकॉज सिलिकॉन काफी है अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें। अब हम अगर पूरे अर्थ का देखें, देखो ये जो कंपोजिशन था ये किसका देखा हमने, सिर्फ अर्थ के क्रस्ट का, जो ऊपर का जो पोर्शन है सिर्फ उसका हमने कंपोजिशन देखा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा। तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ये ज्यादा है। लेकिन अगर हम पूरे टोटल अर्थ का देखें तो टोटल अर्थ में आयरन सबसे ज्यादा है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा है आयरन। आयरन कितना है 34.6%। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन 29.5%, फिर है सिलिका 15.2%, देन है मैग्नीशियम 12.7%, देन निकेल आ जाएगा 2.4%, सल्फर है 1.9%, टाइटेनियम है 0.05%। एंड ये क्या था, दिस इज द एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर है सिलिका, फिर है एल्यूमिनियम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस कि ऊपर का जो है अर्थ का पोर्शन क्रस्ट, उसमें ऑक्सीजन, सिलिका ये ज्यादा है। जबकि कंप्लीट अर्थ का अगर हम कंपोजिशन देखें तो उसमें आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये ज्यादा है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। लेकिन क्रस्ट और मेंटल जो है
उन दोनों का जो कंपोजिशन है, केमिकल्स, मिनरल्स, वो डिफरेंस है, तो डेंसिटी भी डिफरेंट है वहाँ पे, और उनका नेचर भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी मीन्स कि कैरेक्टर्स में एक सडन चेंज आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोरोविसिस या मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड द एस्थेनोस्फेयर। देखो जो मेंटल है, मेंटल में एक तो है लोअर मेंटल और दूसरा है अपर मेंटल। अब ये अपर मेंटल के थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो वहां पे एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है, और ये जो एस्थेनोस्फेयर की लेयर है ये सेमी मॉल्टन स्टेज में है, मतलब सेमी लिक्विड स्टेज में ये पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो जो बाउंड्री है बिटवीन क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फेयर के जो बीच की बाउंड्री है उसे ही हम कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब जो अपर मेंटल का जो पोर्शन है और जो क्रस्ट का जो पोर्शन है, उन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है या फिर कैरेक्टर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाया जाता है? एवरेज डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर इन ओशंस। ओशंस में हमें पता है कि ओशन में जो क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो कम है, तो ओशन में 8 किलोमीटर नीचे आपको मिलेगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी, और जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है उसमें 30 किलोमीटर, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो क्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो 30 किलोमीटर का जब हम नीचे जाएंगे इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो वहाँ पे हमको मिलता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि चेंज इन रॉक कंपोजिशन फ्रॉम रॉक्स कंटेनिंग फेल्ड्स्पार टू रॉक्स दैट कंटेन नो फेल्ड्स्पार। इट मीन्स कि जो ऊपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं उनमें फेल्ड्स्पार पाया जाता है। फेल्ड्स्पार क्या है? ये एक तरीके का सिलिकेट ही है, दिस इज अ टाइप ऑफ सिलिकेट, ये पाया जाता है क्रस्ट में। ठीक है, दिस इज अ मिनरल। अब नीचे जो है जो मेंटल है वहां पे ये नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि क्रस्ट में पाए जाएंगे, जो मेंटल है उसमें नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि मेंटल का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट कंपोजिशन है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है दोनों की डेंसिटी में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और इसी की वजह से यहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। देन लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर हम किसे कहते हैं? जो क्रस्ट है ऊपर का कंप्लीट क्रस्ट प्लस जो मेंटल का अपर पार्ट ऑफ द मेंटल है, कंप्लीट मेंटल नहीं, मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और इसके नीचे पाया जाएगा एस्थेनोस्फेयर। इट मीन्स कि जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो मेंटल है और जो प्लस क्रस्ट है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब इसको हम लिथोस्फेयर कहने की रीजन क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कि लिथोस्फेयर क्या है। ये जो ऊपर की लेयर है जिसमें कि अपर मेंटल है और प्लस पूरा का पूरा क्रस्ट आता है, तो दिस इज लिथोस्फेयर। अब जो लिथोस्फेयर वाला जो रीजन है, इसी में प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, वो सब इस लिथोस्फेयर में ही होता है, जो कि एस्थेनोस्फेयर से ऊपर है। तो दैट्स वाई इसको हमें एक सेपरेट, हम इसको स्टडी करते हैं लिथोस्फेयर। देखो लिथोस्फेयर जो है इट इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। दिस इज लिथोस्फेयर। मैंने आपको बताया ऊपर का जो पूरा क्रस्ट वाला जो रीजन है, और जो अपर मेंटल है मतलब एस्थेनोस्फेयर के ऊपर वाला जो पोर्शन है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स इसमें ये बनाता है ऊपर। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है? देखो जो पूरा हमारा अर्थ है इसका जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलके बना हुआ है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्स है दिस वन। ठीक है, देन इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट, प्लेट का मतलब क्या है? मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ लिथोस्फेयर जो कि सेपरेट हो सकता है, एक दूसरे से ही सेपरेट हो सकते हैं। दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, सोमाली प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। अब इनमें मूवमेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंडियन प्लेट है, दिस इज इंडिया, इंडिया का ये हिमालय वाला रीजन है, और ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, प्रेशर डाल रही है उस पे। इसी वजह से जो हिमालयन रीजन है इसमें अर्थक्वेक के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ये जो प्लेट है ये पूरा अर्थ का इंटीरियर पूरा मूव नहीं कर रहा। इसमें जो लिथोस्फेयर का जो पोर्शन है जिसमें कि क्रस्ट आता है और जो अपर मेंटल वाला पोर्शन आता है, ये मूव करता है। और ये किसके ऊपर मूव करता है? ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है, बिकॉज ये जो ऊपर का लिथोस्फेयर है ये तो सॉलिड है, दीज आर द सॉलिड प्लेट्स स्ट्रक्चर, लेकिन इसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है ये सेमी लिक्विड है। इसी वजह से नीचे जो सेमी लिक्विड पोर्शन है एस्थेनोस्फेयर, उसके ऊपर जो सॉलिड प्लेट्स हैं वो मूव करते रहती है।
एक दूसरे के अगेंस्ट। तो इसी वजह से इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब कुछ होते रहता है। तो ये क्या है, ये आता है आपका लिथोस्फेयर में। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है उनके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनके लिए एनर्जी मिलती है रेडियो एक्टिव डीके से। अर्थ का क्रस्ट और जो मेंटल है उसमें पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। ये इन सब में क्या होती है, इनमें रेडियो एक्टिविटी होती रहती है जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी इन प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये प्लेट्स मूव होती हैं और उसी से फिर जितनी भी जो भी लार्ज स्केल चेंजेस जो भी हमें देखने को मिलते हैं अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, जैसे कि फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, और जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब कुछ इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होती है, जिसको कि एनर्जी मिलती है रेडियो एक्टिव डिके से। तो पहला तो क्रस्ट हो गया, एंड देन लिथोस्फेयर हो गया। देन नेक्स्ट इज मेंटल। जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा अर्थ का वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ये है पूरा मेंटल, यहाँ से लेके नीचे तक आप देख सकते हो, ये अपर मेंटल है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, दिस इज एस्थेनोस्फेयर। ये वाला जो पोर्शन है रेड, ये है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर अपर मेंटल है। अब ये अपर मेंटल और ऊपर का जो क्रस्ट है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं, जिसमें कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो अपर मेंटल के नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि सेमी लिक्विड स्टेज में है, और इस एस्थेनोस्फेयर की वजह से ही ऊपर का जो लिथोस्फेयर है वो मूव करता है। फिर लोअर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर से नीचे वाला जो मेंटल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लोअर मेंटल। तो ये पूरा जो मेंटल है, अपर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर एंड प्लस लोअर मेंटल, ये 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम को ये कवर करते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करते हैं। ठीक है, 67% अर्थ का पूरा मास जो है वो मेंटल में ही प्रेजेंट है। ये किस डेप्थ तक हमको मिलते हैं, क्रस्ट से लेके नीचे 2900 किलोमीटर, यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये है 2900 किलोमीटर, यहाँ तक हमारा मेंटल एक्सटेंड करता है। डेंसिटी आप देख सकते हो मेंटल की, अपर मेंटल की डेंसिटी है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, 2.9 से लेके 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक अपर मेंटल की डेंसिटी होती है। फिर हम नीचे आते हैं तो लोअर मेंटल की डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पर 4.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके नीचे तक जो लोअर पोर्शन है लोअर मेंटल का, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि इस पे फिर प्रेशर भी पड़ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो दैट्स वाई डेंसिटी इंक्रीज होते रहेगी जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे अर्थ इंटीरियर में। मेंटल का कंपोजिशन क्या है, मेंटल बना है सिलिकेट रॉक्स से, जो कि रिच है आयरन और मैग्नीशियम में एज कंपेयर टू ओवरलाइंग क्रस्ट। क्रस्ट में भी पाया जाता है आयरन और मैग्नीशियम, लेकिन कम अमाउंट में मिलता है। जो मेंटल में जो रॉक्स हैं उनमें मैग्नीशियम और आयरन ज्यादा मिलता है, इसीलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रस्ट। मेंटल में और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेंटल में 45% ऑक्सीजन होती है, 21% सिलिका होगा, एंड 21% सिलिकॉन, 23% मैग्नीशियम, और बाकी और भी एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। टेम्परेचर हम देख सकते हैं, देखो टेम्परेचर जैसे जैसे लिथोस्फेयर से हम नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एस्थेनोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, पहले तो अपर मेंटल का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। फिर एस्थेनोस्फेयर में टेम्परेचर है 800 से 1600 डिग्री सेल्सियस। फिर लोअर मेंटल में टेम्परेचर है 1600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक का। तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन एस्थेनोस्फेयर, अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज एस्थेनोस्फेयर, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, इसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो का मतलब क्या होता है, वीक। तो वीक हम इससे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो दिस लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर। तो ऊपर का जो पोर्शन है लिथोस्फेयर, मैंने आपको बताया ऊपर का जो क्रस्ट है और प्लस अपर मेंटल जो है, ये दोनों मिलके बनाते हैं लिथोस्फेयर। इसके जस्ट नीचे हमें मिलता है एस्थेनोस्फेयर। तो ये हाईली विस्कस है, मैकेनिकली वीक है, डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट से ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है। तो इसी वजह से ये हेल्प करता है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में। जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं जैसे कि अर्थक्वेक है या वोल्केनो इरप्शन है, उन सभी में ये हेल्प करता है यहाँ पे।
देन इट इज मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। देखो अब जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है, बहुत सारा मैग्मा उसमें से बाहर निकलता है। वो मैग्मा कहाँ से आता है? वो उसका जो मेजर पोर्शन है वो इस एस्थेनोस्फेयर से ही निकलता है, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर क्या है, मॉल्टन स्टेट में है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आपको मिनरल्स पाए जाते हैं या मटेरियल पाया जाता है, वही बाहर निकलता है जब भी वोल्केनो इरप्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें आप देख सकते हो, जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होगा, दिस इज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो कि सेमी मॉल्टन स्टेट में है, तो वोल्केनो अगर इरप्ट होता है तो यहाँ से ये जो एस्थेनोस्फेयर है इससे बाहर निकलता है, इसी का जो मटेरियल है, इसी का जो मटेरियल है वो मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मैग्मा लावा इस फॉर्म में ये बाहर निकलता है। देन नेक्स्ट इज आउटर कोर। अब ये वाला जो पोर्शन है आउटर कोर, हम देखते हैं इसे। तो ये पाया जाता है आपका 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक का डेप्थ में पाया जाएगा आउटर कोर। आउटर कोर का कंपोजिशन क्या है? अब यहाँ पे आयरन है मिक्स्ड विथ निकल, इसीलिए हम इसको निफे भी बोलते हैं। Ni मीन्स निकल एंड Fe मीन्स, Fe का मतलब होता है फेरस और फेरस मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो इसमें आयरन और निकल दोनों होते हैं और बाकी के भी कुछ एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे। तो आउटर कोर इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड। देखो जो कंपोनेंट यहाँ पे पाए जा रहे हैं वही कंपोनेंट इस इनर कोर में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि जो इनर कोर है यहाँ पे ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर है कि अब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेज में नहीं आ पाता है। देखो टेम्परेचर, आप देखो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है नीचे। यहाँ पे 4000 से 5000, यहाँ पे जो इनर कोर का बाउंड्री है यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इनर कोर में अगर आप देखो लास्ट में यहाँ पे 5500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी जो कोर है इनर कोर वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर है ऊपर से पूरा क्रस्ट का, मेंटल का, आउटर कोर का, कि यहाँ पे जितने भी मिनरल है उनको वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाने देते हैं। लिक्विड स्टेट में जाने के लिए क्या होता है, डेंसिटी का लेस होना, कम होना जरूरी है। इट मीन्स कि जो एटम्स हैं उनको एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे आना पड़ेगा लिक्विड स्टेट में आने के लिए। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का ज्यादा होना, जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास में होते हैं, तो इसका मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में है। जब वो उनको जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे आने लगते हैं, तो वो क्या होती है, लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर है इस इनर कोर में कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं जा पाते। दैट्स वाई वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, जबकि जो आउटर कोर है उसका कंपोजिशन सेम ही है एज कम्पेयर टू इनर कोर, लेकिन ये आपको मिलता है लिक्विड स्टेट में। तो अगर आप अर्थ में देखोगे तो दो जगह हैं जहाँ पे कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, एक तो है दिस आउटर कोर और दूसरा जो एस्थेनोस्फेयर है ये सेमी लिक्विड स्टेट है। बाकी जितना भी अर्थ है, चाहे वो क्रस्ट है ये भी सॉलिड है, क्रस्ट मेंटल भी सॉलिड है एंड इनर कोर भी सॉलिड स्टेट्स में पाया जाता है। अब अगर हम डेंसिटी देखें तो डेंसिटी देखो इंक्रीज होते रहेगी। आउटर कोर की डेंसिटी कितनी है, 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर 12.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और इनर कोर की डेंसिटी 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी बढ़ते जा रही है और हमने देखा कि टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। सो इनर कोर 5100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 6371 किलोमीटर तक ये है। इट मीन्स कि 6371 जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स दिस इज अवर अर्थ, यहाँ पे जाके होगा ना, दिस इज द इनर कोर, हम ऐसे पढ़ रहे हैं इसको, दिस इज क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल आया, उसके बाद फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, दिस इज द इनर कोर। ठीक है, दिस इज इनर कोर। तो ये क्या है, इनर कोर की जो डेप्थ है वो कितनी है, 6371। इट मीन्स कि जो अर्थ का रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का रेडियस भी कितना है, 6371 किलोमीटर। ठीक, अब ये इसका कंपोजिशन क्या है, आयरन है इसमें 80%, और बाकी इसमें निकिल है और भी थोड़े बहुत और भी मिनरल्स इसमें, सॉरी मेटल्स इसमें हो सकते हैं। अब जो कोर है, जस्ट अबाउट 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। देखो जो कोर है इनर कोर, इसका जो वॉल्यूम है, दिस
कोर, कोर का वॉल्यूम तो कम है एज कंपेयर टू मेंटल और कोर क्रस्ट, लेकिन ये 33% ऑफ अर्थ मास को होल्ड करता है, जबकि इसका वॉल्यूम कितना है 16%। बिकॉज इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसमें इट मीन्स कि मास जब ज़्यादा है इसमें, तो इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी इसमें अर्थ का सबसे ज़्यादा मास 33% जो मास है वो सिर्फ 16% एरिया में ही प्रेजेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये प्रेशराइज्ड है ऊपर से, दैट्स वाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। सो इनर कोर का जो टेम्परेचर है वी हैव ऑलरेडी सीन 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब ये लेयर जो है दिस लेयर इज सॉलिड। अब ये सॉलिड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ऊपर से जितना भी प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर इसको लिक्विड में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता है, वो उसको सॉलिड स्टेट में ही रहने देता है। इनर कोर रोटेट स्लाइटली फास्टर रिलेटिव टू रोटेशन ऑफ द सरफेस। देखो हमारी पूरी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ ही क्रस्ट भी रोटेट कर रहा है, उसके साथ ही मेंटल भी रोटेट कर रहा है, और उसके साथ ही हमारा जो कोर है वो भी रोटेट करता है। तो जो इनर कोर है वो रोटेट करता है रिलेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू रोटेशन ऑफ द सरफेस। सरफेस के कंपेयर में इनर कोर ज्यादा फास्ट यहाँ पे रोटेट करता है। देखो कुछ करंट अफेयर्स भी हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अर्थ्स इनर कोर इजंट जस्ट स्लोइंग डाउन, इट मे बी चेंजिंग शेप। तो ये रिसर्च में पता चला है कि जो हमारा अर्थ का जो कोर है वो स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन मतलब उसका जो रोटेशन है वो रोटेशन की स्पीड कम हो रही है, उसका जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है। देखो इस तरीके से इसमें रोटेशन होता है क्योंकि पूरी अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के साथ साथ मेंटल भी रोटेट करेगा, उसके साथ जो लिक्विड आउटर कोर है जो लिक्विड फॉर्म में वो भी रोटेट करेगा, और जो इनर कोर है वो भी रोटेट करेगा। लेकिन जो इनर कोर है उसकी स्पीड कम हो रही है। ये जो स्टडी है ये पब्लिश हुई थी नेचर जियोसाइंस जर्नल में, एंड उन्होंने रिवील किया कि अर्थ का जो इनर कोर है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और उसी वजह से इसकी जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो रहा है। अब इसके स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा, जो अर्थ में जो डे का टाइम है हमारा, ठीक है, 24 घंटे का जो हमारा दिन होता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा मानना है रिसर्चर्स का। रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि जो विस्कस डिफॉर्मेशन इन द इनर कोर, अब ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, इट इज कॉज्ड बाय डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द टर्बुलेंट मॉल्टन आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर। देखो हमें पता है ना जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, दैट इज अ टर्बुलेंट, और मॉल्टन है वो आउटर कोर, उसका जब इंटरेक्शन होता है सॉलिड आउटर कोर के साथ में, तो उसी इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं इनर कोर में। अभी इसमें और रिसर्च होगा तो हमें और चीजें इसमें पता चलेंगी कि इसका जो चेंजेस है वो क्यों हो रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। देखो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है इसके स्लोइंग डाउन ऑफ द इनर कोर के। व्हेन कोर स्पिन स्लोली मेंटल स्पीड्स अप, ठीक है, अगर इसमें ये धीरे धीरे अगर इसका इसके रोटेशन में अगर स्पीड इसकी कम होती है तो मेंटल की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ऐसा मानना है किसका, ऐसा रिसर्चर्स का। तो इससे होता क्या है कि अर्थ टू मूव फास्टर, इट कॉजेज अर्थ टू मूव फास्टर, जिससे कि जो हमारा दिन की जो लेंथ है जैसे 24 घंटे का दिन है उसमें कुछ कमी आ सकती है। ऑल्सो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी ये अफेक्ट करेगा। अभी इसमें और स्टडी होगी और आर्टिकल्स अगर इसमें आते तो देन वी विल नो क्लियरली कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर। अब हमने देखा कि अर्थ जो है, अर्थ में क्रस्ट पाया जाता है, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है, लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, मेंटल सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, उसके अंदर जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है उसके सोर्सेस क्या क्या है, उसके अलग अलग सोर्स हैं, जैसे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ, डेप्थ के जैसे जैसे हम नीचे अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला कि डेप्थ, जितनी हम डेप्थ में जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके क्या सोर्सेस हैं, ठीक है। देन प्रीमोर्डियल हीट है, सीस्मिक वेव्स, मेटेओराइट्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इन सभी सोर्सेस से हमें पता चलता है अर्थ का इंटीरियर क्या है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ। देखो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं,
जब भी वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो रिसर्चर्स यहाँ पे जाते हैं और इसमें जितना भी ये मैग्मा लावा जो बाहर निकला है उसको लेके जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। क्योंकि ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है इसका जितना भी ये मैटर है ये कहाँ से आया है, ये अर्थ के अंदर से ये बाहर निकला है, स्पेशली ये जो एस्थेनोस्फेयर वाला रीजन है। तो इसको हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो एस्थेनोस्फेयर है वहां पे किस तरीके की कंडीशंस हैं। तो जो भी वोल्केनो इरप्शन होते हैं, जितने भी हॉट स्प्रिंग है, गीजर्स हैं, इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो हमें पता चल रहा है कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है प्रेजेंट। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम अंदर डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक सोर्स है जिससे कि हमको अर्थ के इंटीरियर की थोड़ी नॉलेज मिलती है। अब ये जो हीट है यहाँ पे जो इतना ज्यादा एस्थेनोस्फेयर में जो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? अर्थ में जो हीट है उसके सोर्सेस क्या है? पहला तो जो सोर्स है वो है रेडियो एक्टिव डिके। इट मीन्स कि जो हमारा क्रस्ट है और जो मेंटल है, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। दिस इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट और मेंटल में मिलते हैं हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो वहां पे एक तरीके का न्यूक्लियर डिके होता है प्राइमरली इन द क्रस्ट और मेंटल में। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पे इन रीजन्स में यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द बेस ऑफ अर्थ्स मेंटल। जो अर्थ का मेंटल है उसमें यूरेनियम प्रेजेंट है। और यूरेनियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, ये इग्नाइट हो जाता है खुद ही। इग्नाइट मतलब कि इसमें ये बर्न होने लगता है, कंबस्ट होने लगता है। इसमें सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है दो तरीके की होती है, एक तो होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या है? फिजन मतलब कि एक यूरेनियम का जो एटम है, ठीक है, उसमें वो टूट जाएगा। फ्यूजन मतलब होता है कि उसका टूट जाना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? जहां पे दो एटम्स जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं। तो फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फ्यूजन में उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती है। ये रिएक्शन होती है सन में। जो सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लेकिन हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वहां पे न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन होती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है लेकिन लेस देन फ्यूजन। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल। यूरेनियम वहां पे प्रेजेंट है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब प्रेजेंट है। तो अब इनमें जब ये सेल्फ इग्नाइटेड होंगे तो उससे क्या होगा? अब फ्यूजन होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और वो अर्थ का हीट का एक सोर्स है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके प्रोवाइड्स मोर देन हाफ ऑफ अर्थ टोटल हीट। जितनी भी हीट है अर्थ में पूरी इंटीरियर में, उसका 50% से ज्यादा हमको रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है। दूसरा जो सोर्स है वो है प्रीमोर्डियल हीट। प्रीमोर्डियल हीट का क्या मतलब है? देखो, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी थी। जब अर्थ बनी थी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। फिर बहुत सालों में, बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो अर्थ है वो धीरे धीरे फिर ठंडी होती रहती है और आज का टेम्परेचर है। तो आज का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो पे वो पहुंचता है। अर्थ का बाहर का जो पोर्शन है उसका टेम्परेचर लो हुआ है, लेकिन अर्थ का जो इंटीरियर है अभी भी उसमें हीट प्रेजेंट है, जो कि प्रीमोडियल टाइम पे, जो कि इसके अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हीट प्रेजेंट थी वो अभी भी प्रेजेंट है अर्थ के इंटीरियर में। क्योंकि अर्थ पूरी तरीके से अभी कूल डाउन नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमोडियल हीट। तो वो भी एक सोर्स है अर्थ के हीट का। देखो, फर्स्ट 500 ईयर्स तक का, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद 500 मिलियन सालों तक का जो डेंस एटमॉस्फेयर बनता है यहाँ पे। देखो, इसमें एटमॉस्फेयर किस तरीके से बनता है? जो अर्थ है, धीरे धीरे अर्थ ठंडी होते जाती है और उसमें फिर वोल्केनो इरप्ट होते हैं। तो जैसे जैसे वोल्केनो इरप्ट होते हैं बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उसको हम डी गैसिंग भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड द डी गैसिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गैसेस आती है एटमॉस्फेयर में अर्थ के? इसमें आती है हाइड्रोजन, वाटर के वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस टाइम पे यही गैसेस थे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन तो बहुत बाद में बनती है फिर। ठीक है, तो इनिशियली यही गैसेस उस वक्त डोमिनेट कर रही थी हमारे एटमॉस्फेयर को। तो रेस्ट इज द हीट लेफ्ट ओवर फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन इज नोन एज प्रीमोडियल हीट। इसका मतलब यही है कि अभी भी जो अर्थ है वो कंप्लीटली अंदर तक ठंडा नहीं हुआ है। उसमें जो उस टाइम पे जो हीट थी वो प्रेजेंट है। तो वो भी एक सोर्स है अर्थ के इंटीरियर में जो इतना ज्यादा टेम्परेचर है उसका।
तो ये क्या था, ये सोर्सेस हैं जिससे कि हमें पता चलता है, जैसे कि ये जो वोल्केनो है, ये जब इरप्ट होता है तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका मटेरियल हम चेक करते हैं, टेम्परेचर हम चेक करते हैं, और हम पता करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कंपोजिशन क्या क्या है। अब नेक्स्ट जो सोर्स है जिससे कि हम अर्थ के इंटीरियर का पता करते हैं वो है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होता है? मीटियोराइट्स बहुत बार अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और अर्थ के सरफेस तक भी ये पहुंच जाते हैं। देखो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो एक नेबुलर क्लाउड से हुआ था, उसी से बहुत सारे मीटियोराइट्स और अर्थ एक ही नेबुलर क्लाउड से ये बने थे। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो कंपोजिशन है, अर्थ का पूरा इनर कंपोजिशन जो है वो इन मेटेओराइट्स के जैसा ही है। तो जो मेटेओराइट्स होते हैं ये कभी कभी अर्थ के पास आ जाते हैं, और अर्थ, देखो अर्थ की जो लेयर्स है, अर्थ में एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स है। सबसे नीचे कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद फिर आती है यहाँ पे मीजोस्फेयर, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी एक्सोस्फेयर। तो जो ये मेटेओराइट्स हैं ये इतनी लेयर से जब होते हुए पहुंचते हैं अर्थ में नीचे ट्रोपोस्फेयर तक का, तो इनमें काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। बहुत सारा फ्रिक्शन होने की वजह से ये डिट्योरेट हो जाते हैं। इनका जो आउटर लेयर है वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। तो जैसे जैसे जब ये अर्थ में पहुंचते हैं ये आउटर लेयर बर्न हो जाता है और अंदर का जो इनका इनर कोर रह जाता है, इनर कोर इज एक्सपोज्ड, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है वो भी अर्थ के जैसा ही है। जो मेटेओराइट्स है इनमें भी एक इनर कोर पाया जाता है और आउटर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो जो आउटर स्ट्रक्चर है वो तो बर्न हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आने तक, और बच जाता है इसका जो इनर कोर है वो बच जाता है। तो ये इनर कोर हमको अर्थ पे मिलता है और फिर इसकी स्टडी करी जाती है, और ये सेम है एस जो हमारा अर्थ का इनर कोर है उसके जैसा ही है इसका जो कोर है मेटेओराइट्स का। तो उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ का जो कोर है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर का। देखो, ग्रेविटी जो है अर्थ में वो अलग अलग जगह पे वेरी करती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल, जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। जब भी आप किसी भारी चीज को आप अगर उछालोगे ऊपर तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा, हल्की चीजें थोड़ी देर से नीचे आती है। तो इट मीन्स कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी वो मास पे डिपेंड करती है, वो वेट पे डिपेंड करती है। और जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में वो सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही अनइवन है। ठीक है, तो ग्रेविटी में जो एनोमलीज पाई जाती है, पोलर रीजन में ग्रेविटी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे। तो ये जो एनोमलीज पाई जा रही है, ये जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उससे भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन स्पेशली जो क्रस्ट है अर्थ में, अर्थ का जो ऊपर का लेयर है क्रस्ट, उसमें मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका हमको नॉलेज मिलता है। देन नेक्स्ट जो सोर्स है जिससे हमें इंटीरियर का पता चलता है वो है सीस्मिक वेव्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इनसे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इन सीस्मिक वेव्स से। देखो, सीस्मिक वेव्स क्या है? सीस्मिक वेव्स हैं जब अर्थक्वेक आता है, कहीं पे भी भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारी वाइब्रेशंस यहाँ पे वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, और वही उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सीस्मिक वेव्स कहते हैं। दे आर द वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। या तो जब अर्थक्वेक आता है, या वोल्केनो इरप्ट होता है, या मैग्मा मूवमेंट हो रहा है, या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड आ रहा है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा उस इंसिडेंट की वजह से जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस होती है और वो वेव्स ऊपर तक पहुंचती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो अर्थक्वेक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसका फोकस यहाँ पे है, और तो यहाँ से जनरेट होंगे बहुत सारी वेव्स, और वो जो वेव्स है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सीस्मिक वेव्स कहते हैं। उनकी स्टडी से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर में किस तरीके के मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। इट मीन्स कि जो सीस्मिक वेव्स है, देखो वो सीस्मिक वेव्स जब आती हैं, हमें पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसकी डेंसिटी अलग अलग, उसकी डेंसिटी वेरी करती है। ठीक है, ऊपर जो है कम डेंसिटी है, फिर नीचे ज्यादा डेंसिटी है। तो ये जो सीस्मिक वेव्स हैं
अलग अलग डेंसिटी वाले मटेरियल से होते हुए जब ये चलती है तो इनका स्पीड कम ज्यादा होते रहता है। तो इनकी जो स्पीड में जो वेरिएशन आता है उससे हमें पता चलता है कि ये डेंस मटेरियल से होते हुए चल रही है या फिर लिक्विड मटेरियल से। तो उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर का जो मटेरियल है वो किस तरीके का है। एंड दे ऑल्सो अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई भी जो वेव्स है, ये जो सीस्मिक एनर्जी है ये वेव के फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो कोई भी वेव है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर से होते हुए वो वाटर में चल रहा है, ठीक है, दिस इज अ वेव। तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब यहाँ पे इस मीडियम से टकराते ही वो वापस चले गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। या फिर अगर वो उस मीडियम के अंदर जा रहा है, एयर से होते हुए पानी के अंदर वो गया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन मतलब कि डायरेक्शन का चेंज हो जाना, और रिफ्लेक्शन मतलब आके वापस चले जाना, टकरा के वापस चले जाना, ठीक है। तो ये जो सीस्मिक वेव्स हैं इनमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये क्यों हो रहा है, अलग अलग मटेरियल की वजह से, ठीक है। एयर क्या है, एयर को हम सॉलिड मान सकते हैं, और जो वाटर है वो लिक्विड है, मतलब सॉलिड से लिक्विड मीडियम में अगर ये वेव्स ट्रेवल कर रही है तो इनमें रिफ्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चलता है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो अब ये कैसे हमें पता चलता है, हम इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हाउ द सबसे पहले हमें ये देखना है कि अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, अर्थक्वेक आता कैसे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और उनके मूवमेंट की वजह से एक प्लेट चले गया यहाँ पे नीचे, तो उससे क्या होगा, उससे अर्थक्वेक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज ये है हाइपोसेंटर, मतलब कि यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ये उसका फोकस पॉइंट है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जनरेट होंगी वेव्स जो ऊपर पहुंचेंगी और ऊपर वो डिस्ट्रक्शन करेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट कॉजेज द अर्थक्वेक वेव्स। ये जो फॉल्ट रीजन है, फॉल्ट मतलब कि जहां से जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो नीचे चले गया, इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉल्ट प्लेन। तो इस फॉल्ट प्लेन पे जो है एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसी से अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होते हैं। पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर। देखो ये फोकस है, इट मीन्स कि ये जो प्लेन है जहाँ पे कि ये जो फॉल्ट प्लेन है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे रिलीज होती है, इसे ही हम कहते हैं अर्थक्वेक का फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब इसके ठीक ऊपर यहाँ पे जो एरिया है इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, यानी कि ये जो इसके सीधे ऊपर है दिस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, और यहीं पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स नीचे यहाँ से ट्रेवल करते हुए ऊपर आ रही है, तो इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स। और ये क्योंकि अर्थ के अंदर से आ रही है तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है हमें अबाउट द अर्थ के इंटीरियर के बारे में। इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है सीस्मोग्राफ। अब यहाँ कहीं पे सीस्मोग्राफ अलग अलग जगहों पे लगाए रखते लगा लगा के रखा जाता है, वो सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड करते हैं इन वेव्स को। देखो दीज आर द सीस्मोग्राफ्स। अब जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो हमारा जो पूरा का पूरा जो अर्थ है उसमें वो शेक करेगा, वो हिलेगा, ठीक है। तो ये उसको रिकॉर्ड करता है। अब ये और भी एडवांस तरीके से उसको रिकॉर्ड करता है, इस तरीके के हमको ये वेव्स के सीस्मोग्राफ में हमको ये दिखता है कि कौन कौन सी वेव्स यहाँ पे अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में कौन कौन सी वेव्स पहुंची है अर्थ के ऊपर सरफेस तक का, उसको ये पूरा रिकॉर्ड कर लेता है सीस्मोग्राफ। देखो तो दिस इज द सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ को लगा के रखते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे इनको प्लेस करके रखा जाता है, जो कि स्पेशली जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जो होती हैं, ठीक। तो अब नीचे से जो भी वेव्स आएंगी उनको ये रिकॉर्ड कर लेगा। बहुत अलग अलग टाइप्स की सीस्मिक वेव्स होती है, वो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती है। टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव मेनली दो टाइप्स की होती है, एक तो है बॉडी वेव और दूसरा है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स भी दो टाइप के हैं, एक तो है प्राइमरी वेव्स जिसे हम पी वेव्स भी कहते हैं, दूसरे हैं सेकेंडरी वेव्स जिसे कि हम एस वेव कहते हैं।
ये जो बॉडी वेव्स हैं, हम इन्हें बॉडी वेव्स क्यों कहते हैं? देखो, बॉडी वेव जनरेट होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे चले गया और ये वाला पोर्शन ऊपर रह गया, तो यहाँ पे ये जो हाइपोसेंटर है या जो फोकस वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये हर डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस जनरेट होती है, वेव्स जनरेट होती है, उसी को हम बॉडी वेव कहते हैं, जिसमें कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों ही आ जाते हैं। तो बॉडी वेव हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बॉडी वेव्स है ये पूरे के पूरी एरिया में ये फैल जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं पूरी बॉडी में, बॉडी ऑफ दिस प्लेट। तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स होती हैं दो दो टाइप्स की, पी वेव्स एंड एस वेव्स, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। अब जो प्राइमरी वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडिनल है इन नेचर, वेव प्रोपेगेशन इज सिमिलर टू साउंड वेव। देखो, प्राइमरी वेव्स मूव करती है साउंड वेव की तरह। कोई भी वेव है, वेव क्या है? एक वाइब्रेशन है जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, वेव्स इस तरीके से नॉर्मली मूव करते हैं। ठीक, तो जो प्राइमरी वेव्स हैं, वेव प्रोपेगेशन इज सिमिलर टू साउंड वेव की तरह ये मूव करते हैं। दूसरे हैं एस वेव्स। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स, इनमें मूवमेंट होता है लाइट वेव की तरह, ये मूवमेंट करते हैं जैसे कि लाइट चलती है। ठीक है, लाइट का जो मूवमेंट होता है उसी तरीके से ये इनमें मोशन होता है। देखो, ये आप देख सकते हो पी वेव्स लाइक दिस। एंड पी वेव्स में पार्टिकल का जो मोशन है वो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस तरीके का मूवमेंट उनका होगा। लेकिन जो एस वेव्स हैं, अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये परपेंडिकुलर इनमें मूवमेंट होता है, मतलब ऐसा, लाइक दिस, इस तरीके से चलते हैं। ये किसका मूवमेंट हो रहा है? ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वेव में जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है इस तरीके से। ये किस में हो रहा है? एस वेव में। और जो पी वेव्स हैं उसमें, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो ये डिफरेंस है पी वेव और एस वेव में। तो प्राइमरी वेव्स, जो पी वेव्स हैं यानी कि जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये फास्टेस्ट होती है, फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। इसका मतलब कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सीस्मोग्राफ। अब ऊपर जो सीस्मोग्राफ लगा है सबसे पहले ये पी वेव्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज पी वेव सबसे पहले ऊपर पहुंच जाते हैं सरफेस पे। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जैसे मैंने आपको बताया कि पी वेव्स कैसे चलती हैं। पी वेव्स, दिस इज द, ये डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये मीडियम को डिस्प्लेस करती है, मतलब कि ये ऐसे चलते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे चलेंगे ये आगे। जो एस वेव्स है वो ऐसे चलते हैं और ये लाइक दिस। ठीक, तो इसलिए हम इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इन्हें हम कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। देखो, कंप्रेशनल वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएट करते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इनके मूवमेंट की वजह से, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ एंड दिस इज रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेंसिटी कम है, उसी को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। और फिर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे कंप्रेस हो गया। कौन कंप्रेस हो रहा है? जो मीडियम है, जिस मीडियम में वो चल रहा है वो मीडियम यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, और यहाँ पे वो मीडियम रेयरफैक्शन, यहाँ पे वो कंप्रेस नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कंप्रेशनल वेव्स भी हम इसे कहते हैं। देन हम इसे प्रेशर वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये मीडियम में प्रेशर को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज है, फिर से प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर से प्रेशर डिक्रीज है। तो दैट्स वाई हम इनको प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। मीडियम, जिस मीडियम में ये चल रहे हैं उसको कंप्रेस करते हुए ये चलते हैं, प्राइमरी वेव्स। तो दीज वेव्स आर ऑफ रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती है, लेकिन ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं। जितने भी अर्थक्वेक वेव्स हैं जो कि ऊपर पहुंच रही है सरफेस पे, उनमें सबसे कम डिस्ट्रक्शन होता है
प्राइमरी वेव्स की वजह से। अब देखो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हर मीडियम में ये ट्रेवल कर सकता है, मतलब कि ये लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकते हैं, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। प्राइमरी वेव्स जब सॉलिड में ट्रेवल करते हैं तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, फिर लिक्विड में उनकी कम वेलोसिटी होती है, गैसेस में और भी कम वेलोसिटी होती है। अब हमारा जो पूरा अर्थ है, अर्थ में आपने देखा कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या है, दैट इज सॉलिड। उसमें जो एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है वो क्या है, मॉल्टन स्टेज में सेमी सॉलिड है, ठीक है। और अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी वेव्स आउटर कोर से, अगर वो आउटर कोर में ट्रेवल करेंगी, मतलब लिक्विड में ट्रेवल करेंगी, तो उनकी स्पीड कम होगी। क्रस्ट में ट्रेवल करेंगी जो कि सॉलिड है, तो उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो इनकी स्पीड से, जो कि सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है, उस स्पीड से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। जो पी वेव है उनकी वेलोसिटी जब अर्थक्वेक में जब रिकॉर्ड करी जाती है तो 5 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की उनकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी इनकी अलग अलग जगह पे वेरी करती है, जैसे कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें लगभग 6 किलोमीटर पर सेकंड, लोअर मेंटल में 13.5 किलोमीटर पर सेकंड, इनर कोर में 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो इनकी जो स्पीड है वो वेरी करती है। पी वेव्स एज एन अर्थक्वेक वार्निंग, देखो पी वेव्स जो है, प्राइमरी वेव्स जो है, उनको अर्थक्वेक वार्निंग की तरह भी यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव तो होती ही है। और जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जैसे ही नीचे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो ये सबसे पहले ये ऊपर पहुंच जाती है सरफेस पे, और सीस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड कर सकता है। दे ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू द अर्थ क्रस्ट देन डिस्ट्रक्टिव सेकेंडरी और एंड सरफेस वेव। पहले प्राइमरी वेव पहुंच जाती है, उसके लगभग 60 to 90 सेकंड के बाद फिर सेकेंडरी वेव पहुंचती है ऊपर, ये डिस्ट्रक्शन करती है। उसके बाद फिर सरफेस वेव आती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फिर सरफेस वेव करते हैं। तो प्राइमरी वेव जो है, जो मेजर अर्थक्वेक के आने के लगभग 1 मिनट पहले ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है, मतलब कि ये एक एडवांस वार्निंग दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं करती है, लेकिन हमें पहले ही पता चल सकता है कि आफ्टर 1 मिनट अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसको हम एज अ एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर है सेकेंडरी वेव या एस वेव। अब ये रिकॉर्डेड सेकंड ऑन द सीस्मोग्राफ, इसका मतलब ये है कि सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले तो पी वेव्स रिकॉर्ड होती है, उसके बाद फिर ये एस वेव्स रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ये उसके बाद जनरेट होती है। इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, शेयर वेव भी कहते हैं, डिस्टॉर्शनल वेव भी कहते हैं। दे आर एनालॉगस टू लाइट वेव, जैसे लाइट ट्रेवल करती है, सन से लाइट ट्रेवल करके पहुंचती है अर्थ में, तो जिस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है सेम उसी तरीके से ये सेकेंडरी वेव का भी ट्रेवल होता है, ये उसी तरीके से करते हैं। इनका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से मूवमेंट होगा इसका, जो पार्टिकल्स है उनका, जिससे कि क्रिएट होता है ट्रफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल। देखो ये है, दिस इज द ट्रफ एंड दिस इज द क्रस्ट, क्योंकि इनका जो ये वेव चल रही है और इसमें ऐसे मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, तो उसमें ट्रफ एंड क्रस्ट बन जाता है। तो सरफेस वेव अराइव्स एट द सरफेस आफ्टर पी वेव्स, तो पहले पी वेव पहुंचेंगी, उसके लगभग 1 मिनट के बाद पहुंचेंगी दिस एस वेव्स। इनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है एंड दीज आर स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव एज कम्पेयर टू पी वेव्स। पी वेव से ये थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, वो करते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। तो एस वेव्स थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू पी वेव्स। ट्रैम्पलिंग जो होती है अर्थ के सरफेस पे, वो इन्हीं की वजह से होती है, फ्रॉम साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल जो शेकिंग होता है अर्थ का अर्थक्वेक के टाइम पे, वो इन एस वेव्स की वजह से ही होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एस वेव जो है वो फ्लड से, मैं फ्लूइड्स जो है यानी कि जो लिक्विड और गैसेस है उसमें ये ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है वो क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। जो हमारा आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो उनमें ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर है सरफेस वेव, जिनको कि हम एल वेव्स भी कहते हैं। देखो तो जब भी अर्थक्वेक आता है, दिस इज फोकस, अर्थक्वेक के आते ही यहाँ पे प्राइमरी वेव्स जनरेट होंगे जो सबसे पहले पहुंचेंगे ऊपर, उसके पीछे फिर 1 मिनट
लगभग 1 मिनट के बाद सेकेंडरी वेव्स जनरेट होंगी, वो पहुंचेंगी। अब जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स ये सरफेस पे पहुंचते हैं, तो फिर सरफेस वेव्स जनरेट होती हैं उनके बाद। तो बॉडी वेव्स जो है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव को हम कहते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव इंटरेक्ट करते हैं सरफेस रॉक के साथ में, ऊपर पहुंच के सरफेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और जनरेट करते हैं न्यू सेट ऑफ वेव्स, जिन्हें कि हम कहते हैं सरफेस वेव्स। लॉन्ग या एल वेव्स भी हम इन्हें कहते हैं, जो कि मूव करते हैं अलोंग दी सरफेस। तो सरफेस वेव्स, इनको हम लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं। इनका वेवलेंथ ज्यादा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब कि देखो, वेव्स ऐसे इस तरीके से, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इनका जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा, ऐसे लाइक दिस लॉन्ग वेवलेंथ इनका पाया जाता है। तो ये डेवलप होंगे इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, इसके इमीडिएट नेबरहुड मतलब ऊपर जाके सरफेस में, इसके आसपास में, यहीं पे ये जनरेट होंगे। ये अफेक्ट करते हैं ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ। मतलब कि ये सिर्फ सरफेस में ही डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये नीचे नहीं हो जाते। ठीक है, नीचे जो है वो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जनरेट होती, वही ऊपर पहुंच के ये सरफेस वेव्स बनाते हैं। नाउ पार्टिकल मोशन ऑफ सरफेस वेव्स इज लार्जर देन द बॉडी वेव्स। देखो, पार्टिकल मोशन ऑफ सरफेस वेव्स, इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये है सीस्मोग्राफ में आप देख सकते हो, दीज आर द पी वेव्स, दीज आर एस वेव्स, दीज आर सरफेस वेव्स। अब इनका जो एम्पलीट्यूड है, ये देखो, ये है एम्पलीट्यूड, ये सरफेस प्राइमरी वेव्स का कम है, सेकेंडरी वेव्स का और कम है, एंड सरफेस वेव्स का ये सबसे ज्यादा है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। और क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। दे आर स्लोवेस्ट, ये स्लोवेस्ट है तीनों में ही, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव में सबसे ज्यादा स्लो कौन है? सरफेस वेव्स ही है। एंड दे आर रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सीस्मोग्राफ। तो ये है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ में सबसे पहले प्राइमरी वेव को रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी वेव, और उसके बाद फिर सरफेस वेव्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। तो ये लास्ट में रिकॉर्ड होते हैं सीस्मोग्राफ में। अब जो सरफेस वेव्स हैं, ये भी दो टाइप के हैं, लव वेव्स एंड रेले वेव्स। देखो, रेले वेव्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और ये दोनों रेले वेव एंड लव वेव्स, ये दोनों क्या है, दीज टू आर दी सरफेस वेव्स। तो जो रेले वेव है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव। जैसे कि ओशन में या लेक में कोई आप वेव देखते हो, उस तरीके से ये रोल करता है। ये मूव करता है ग्राउंड को अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, दोनों दोनों तरीके से ये मूव कर देता है, अप एंड डाउन भी एंड साइड टू साइड भी। तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन बहुत करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द जितने भी शेकिंग होता है, डैमेज होता है, वो सब रिले वेव की वजह से ही होता है, अर्थक्वेक के टाइम पे। फिर दूसरे हैं लव वेव, दिस, ये फास्टेस्ट सरफेस वेव है, और ये साइड टू साइड ऐसे ऐसे ये शेक करेंगे साइड टू साइड। तो ये क्या है, दोनों ही रिले वेव एंड लव वेव, दीज आर द सरफेस वेव, और सरफेस वेव ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। देखो, अब ये जो सीस्मिक वेव्स हमने देखे, ये अर्थ के इंटीरियर को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। सीस्मिक वेव गेट्स रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ लोकेटेड फार ऑफ लोकेशन। देखो, सीस्मोग्राफ कहीं पे भी लगा रखा है, ओके। अब जितने भी ये अर्थक्वेक वेव्स आती है, उनको ये रिकॉर्ड कर देता है जब भी अर्थक्वेक होते हैं। अब ये जो वेव्स हैं, उनका जो अराइवल टाइम है, कि कितने टाइम बाद कौन सी वेव्स पहुंच रही है, वेव्स टेकिंग डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ से होते हुए ये पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ के इंटीरियर का। एब्सेंस ऑफ सीस्मिक वेव्स इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड द शेडो जोन। अर्थ का जो इंटीरियर है, उसके कुछ पोर्शन में ये ट्रेवल नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं शेडो जोन। देखो क्या होता है शेडो जोन, हम इसमें देखते हैं, शेडो जोन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। जो सेकेंडरी वेव है, हमने देखा था कि वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। और अर्थ का जो इंटीरियर है, उसका जो आउटर कोर है, ये वाला जो आउटर कोर है, ये क्या है, दिस इज लिक्विड। इसका मतलब है कि जो एस वेव है, वो इस पोर्शन में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये देखा गया है कि एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। इस इमेज में आप देख सकते हो, एस वेव को दिखाया गया है दिस रेड कलर से। देखो, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, ये एस वेव है, ये यहाँ तक तो पहुंच रही है, लेकिन आउटर कोर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, ये गायब, ये यहाँ से डिसअपियर हो गई है, गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, तो ये यहाँ पे तो ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे मिल रहे हैं आपको 105 डिग्री पे, आउटर कोर से नहीं ये ट्रेवल कर पा रहे हैं,
यहीं पे ये मिलेंगे आपको, ऐसे ये नहीं मिलते फिर 105 डिग्री से नीचे आपको ये नहीं मिल रहे हैं यहाँ तक का। तो वाई, बिकॉज ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो है लिक्विड पोर्शन आउटर कोर का, तो वहां पे हमको एस वेव नहीं मिल रहा। जब साइंटिस्ट ने देखा कि एस वेव यहाँ पे तो पहुंच रही है लेकिन फिर यहाँ पे नहीं पहुंच रही, यहाँ से होते हुए ये नहीं ट्रेवल कर पा रही है, उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, ये पोर्शन लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, शेडो जोन। एस वेव का शेडो जोन है क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पा रहा। अब जो पी वेव्स है, पी वेव्स का हमें पता है कि वो लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में ही ट्रेवल कर लेते हैं, लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं जब भी वो सेमी सॉलिड मेंटल या लिक्विड में जब भी वो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो पी वेव को दिखाया गया ब्लैक कलर से, देखो ये जो ब्लैक कलर है ये आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस आउटर कोर में पहुंचेगा इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो चुका है। पहले ये कैसे जा रहा था, पहले ऐसे आ रहा था ये, लेकिन अब जो आउटर कोर है उसमें ये रिफ्रैक्ट हो चुका है, डायरेक्शन इसने चेंज कर लिया। तो उससे भी ये कंक्लूजन निकलता है कि ये वाला जो एरिया है वो लिक्विड है, आउटर कोर इज लिक्विड, इसीलिए पी वेव से यहाँ से जब ट्रेवल कर रहे हैं तो ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस रीजन में ये आपको ज्यादा नहीं मिल रहे, क्योंकि आना तो इसने ऐसे ही था लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो गए और यहाँ पे ये पहुंच रहे हैं। तो सीज्मोग्राफ जो 140 डिग्री पे जो लोकेटेड है वो रिकॉर्ड करते हैं पी वेव्स को, लेकिन एस वेव को रिकॉर्ड नहीं करते। देखो यहाँ पे 140 140 इसके बीच में ये पी वेव्स तो यहाँ पे मिल रही है कि रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आ जा रही है, इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हमको एस वेव यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि एस वेव लिक्विड से होके ट्रेवल कर ही नहीं सकते। तो ये एस वेव सिर्फ यहीं तक मिल रही है, 105 से ऊपर ही मिलेंगी, यहाँ से नीचे ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जो जोन है बिटवीन 105 से 140 के बीच का, उसे हम, वो शेडो जोन है दोनों के लिए ही, पी वेव और एस वेव के लिए। देखो 105 से 140 वाला जो जोन है ये दोनों के लिए शेडो है, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिल रहा, इसमें सेकेंडरी वेव नहीं आ पा रही है और प्राइमरी वेव भी रिफ्रैक्ट होके 140 के बाद ही हमको मिल रही है। ठीक है, तो इन वेव्स की स्टडी करके हमें पता चलता है कि अंदर कि अर्थ के इंटीरियर में यहाँ पे कहाँ पे सॉलिड पोर्शन है, कहाँ पे लिक्विड पोर्शन है। तो ये सब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैसियस, किस तरीके से हमारा अर्थ बना है। तो दैट वाज अबाउट अर्थ इंटीरियर। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया इसमें। तो जो हमारा कोर्स है उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेगा, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली कवर किए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासेस आपकी एजेफ एकेडमी ऐप पे कंडक्ट करी जाएंगी, बाई वीकली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होंगी, एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब सॉल्व होंगे, ताकि बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन उसके बाद होगा टेस्ट सीरीज। तो स्टूडेंट्स आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं बाय विजिटिंग रजिस्ट्रेशन लिंक।